तो हमने 30 तक डिस्कस कर लिया था, अब हम 31 पे चलते हैं। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ अ नेटवर्क शोन इन द फिगर, क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देखो, जब भी आपको ये एक्चुअली ये कौन सा चैप्टर है बता सकते हो? नेटवर्क का कौन सा चैप्टर जिसमें मैंने सारा कुछ डील किया हुआ है? नेटवर्क का कौन सा चैप्टर है जिसमें मैंने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है तुम्हें? ट्रांजिएंट। क्या था? ट्रांजिएंट, ठीक है। ट्रांजिएंट का बेसिक बताया था जितना आपके एग्जाम में आता है, मोर देन सफिशिएंट था, ठीक है। तो उसमें हमने ये भी चीजें मेंशन करी थी, क्लियर? ओके, अब यहाँ पे अगर तुम्हें याद हो तो दो टाइप के सर्किट मैंने बताए थे, एक आरएल सर्किट और एक आरसी सर्किट, एक आरएल और एक आरसी। तो टाइम कांस्टेंट फॉर आरएल सर्किट क्या होता है? एल इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, एंड टाइम कांस्टेंट फॉर आरसी सर्किट आर इक्विवेलेंट इनटू सी इक्विवेलेंट। क्या ये लाइन सबको याद है? आर इक्विवेलेंट इनटू सी इक्विवेलेंट और टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू एल इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। एल बाई आर एंड आर इंटू सी, ठीक है। मैंने ई इक्विवेलेंट क्यों लिखा हुआ है? तो कहने का मतलब देखो, आप बेसिकली यहां से ऑब्जर्व करोगे चीजों को, ठीक है, इस मीडियम से ऑब्जर्व करो यहां से। तो आप मुझे यहां से ये बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, ये दोनों अच्छा, एक बात और तीसरी पॉइंट ये याद रखनी, जब भी आप कैलकुलेट करते हो फॉर ऑलवेज टी ग्रेटर देन जीरो, तो टी ग्रेटर देन जीरो पे स्विच क्या हो जाएगा? ओपन या क्लोज? टी ग्रेटर देन जीरो पे स्विच क्या हो जाएगा? ओपन या क्लोज? क्लोज, क्योंकि सिंबल नीचे की तरफ है, अगर ऊपर की तरफ होता तो ओपन। तो क्लोज होने के बाद तो जब भी आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो बेसिकली क्या करते हो आप? इसे शॉर्ट कर देते हो। तो टू आर एंड आर किस में हो गए? पैरेलल में। कितना हो गया? टू आर डिवाइड बाई थ्री, ये पैरेलल इक्विवेलेंट आ गया। तो दिस इज आर इक्विवेलेंट, दिस इज आर इक्विवेलेंट, दैट इज टू आर बाई थ्री। और सी एक ही है, तो बेसिकली सी, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज द आंसर? टू आर सी बाई थ्री, सो आंसर विल बी टी। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। A certain current and the energy stored in a coil is this one. The copper loss is 2000 watt and the time constant of the coil. तो देखो, एक सिंपल सी बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ कि यहाँ पे पूछा क्या गया है तुमसे? टाइम कांस्टेंट। व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट? व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट? एल बाई आर, एल बाई आर। अच्छा, एक बात बताओ, व्हाट इज द, बट दिया क्या है? किसकी वैल्यू दी हुई है? एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर, एंड और दूसरा क्या दिया? कॉपर लॉस, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे क्या हो गया? हाफ। अब देखो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, आपसे बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि यार तुम मुझे ना टाइम कांस्टेंट बता दो। क्या बता दो? टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट इंडक्टिव सर्किट के लिए होता है एल बाई आर। बट ये पूछा था, बट ना तो हमें एल दिया ना तो आर दिया है। देने के नाम पे सिर्फ क्या दे दिया कि एनर्जी, एनर्जी क्या होता है इंडक्टिव कॉइल का? हाफ एल आई स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2000। क्या दे रखा है? कितनी दे रखी है? 1000। कितनी दे रखी है? 1000। देखो सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था एक्चुअली, एप्टीट्यूड का समझ लो। कितना? 1000। उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन दे दी क्या? कॉपर लॉस, वो कितना? 2000। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास अगर इसके हिसाब से देखें तो नोन की अननोन कितने हैं? एल और आर, यस या नो? टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एल और आर, ठीक है। बट यहाँ पे तुम अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे कितने कांस्टेंट, कितने वेरिएबल दिख रहे तुम्हें? टोटल हाउ मेनी वेरिएबल दे आर? टोटल हाउ मेनी वेरिएबल? तीन, तीन, ठीक है। अब उसमें से एक हटाना है तो बेसिकली क्या कर दो आप? यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो ए आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली आ जाएगा एल बाई टू आर इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 2000। अब यहां से तुम्हें क्या चाहिए? एल बाई आर, यू आर इंटरेस्टेड इन एल बाई आर, तो इस टू को उधर ले जाओ,
तो इनटू क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, तो L बाई आर इज इक्वल टू वॉट, 2000 डिवाइड बाई 2000, तो आंसर शुड बी 1। है कोई ऑप्शन? देख लेते हैं। हाँ है, तो आंसर विल बी सी। अब बताओ इसमें ऐसा क्या था जो आपको नहीं पता था? अगर आपने नहीं किया तो मतलब सिंपली आपने दिमाग नहीं लगाया, अदरवाइज इसमें ऐसा क्या था जो आपको नहीं पता था? बताओ। हाफ एल आई स्क्वायर भी, हा, मैंने किया, चलो अच्छी बात है, जिसने भी किया अच्छी बात है। तो एनर्जी क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर। कॉपर लॉस क्या है, आई स्क्वायर आर। तो बेसिकली आई स्क्वायर कैंसिल, एल बाई आर की वैल्यू थी। अच्छा ए किया ऑप्शन, तो आंसर तो 1 ही आएगा ना, कैलकुलेशन मिस्टेक। 1000/200 पूरे 2, चलो जो भी है, इम्प्रूव करो अपने आप को सब लोग। क्लियर है? और सबको समझ में आ गया ना? यार दिया हुआ है, निकालना है, कैसे निकालना वो साफ साफ दिख रहा है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एक्स। तो ये तो सिंपल क्या ही पूछ दिया तुम्हें। अब लगा दो तुम लोग आई यार, अब लगा दो आई यार, अब नहीं लगाओगे। इस पूरे सर्किट, अगर किसी सर्किट में एक सिंगल सर्किट है और एक करंट सोर्स दिखा दिया, तो समझ जाओ कि पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, सेम करंट फ्लो होगा। अगर एक अकेला है तो इसका मतलब पूरे सर्किट में, एक पूरे सर्किट में कितने करंट हैं, एक ही एम्पियर का करंट है, तो 5 × 1, कहाँ जाना है तुम्हें, 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। ठीक है, ही एक्स इन द गिवन फिगर, आपको इजिली देख के बता सकते कि जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या हो जाता है, वी टी एच एंगल जीरो, सपोज सप्लाई वोल्टेज इज जीरो, यहाँ पे क्या हो जाता है, जेड एल एंगल थीटा एच, सॉरी जेड टी एच, और यहाँ पे क्या है, सपोज आपका क्या हो जाएगा, जेड एल एंगल थीटा एल। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे बताता हूँ, हालांकि मैंने जब फुल कोर्स कराया था उस समय डेरिवेशन भी कराया था मैंने पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सिर्फ अपने काम की बात देखते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जेड एल मस्ट बी कंजुगेट ऑफ जेड टी एच। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोल सकते हैं अपन, जैसे कि मान लो x प्लस जे वाई है, तो इसका मतलब, या फिर ऐसे मैं बोल सकता हूं कि आर एल प्लस जे एक्सएल अगर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टी एच माइनस जे एक्स टी एच। ठीक है, और क्या बोल सकता हूं मैं, तीसरा लैंग्वेज और बोल सकता हूं मैं कि थीटा एल शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा टी एच। ठीक है, तो दीज आर द फोर करेक्ट रिलेशनशिप फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हुई हैं। ठीक है, जेड एल इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा टी एच। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, जेड टी एच एंगल थीटा टी एच इज इक्वल टू जेड एल एंगल माइनस ऑफ थीटा एल। ठीक है, तो ये चार कंडीशन लिख लेना, इससे बाहर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, जब भी आएगा इसी से आएगा। ठीक है, एसी के लिए बता रहा हूं, डीसी के लिए तुम्हें पता है सिंपल आर एल इक्वल टू आर टी एच, एसी के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं आंसर क्या है। तो z इक्वल टू जेड टी एच, क्या ए सही है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट द करेक्ट।
दिस इज नॉट द करेक्ट। थीटा एल माइनस थीटा टी एच, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई। तो थीटा एल शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा एच। अभी ये सही है कि नहीं है? दिस कैन बी यूज्ड और नॉट? दिस कैन बी यूज्ड और नॉट? यस। नहीं, दिस कैन बी यूज ना। दिस यहाँ पे तो कंजुगेट नहीं है ना। कंजुगेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, ध्यान से देखो। कंजुगेट की रिक्वायरमेंट पहले में है, दूसरे में नहीं। इधर आ जाओ, देखो ना, यहाँ पे थीटा टी एच की जगह माइनस ऑफ थीटा टी एल होना चाहिए ना। ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ हाँ, ए का इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कंजुगेट नहीं, सही बात है। ठीक, तो बेसिकली आपका अगर ये मिसप्रिंटिंग ना हुआ था तो मतलब ये आप यूज कर सकते हो। और ऑब्वियस बात है दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड, तो ये तो नहीं होता। ठीक है, अगर बट यहाँ पे फिलहाल हमें कोई सही ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मतलब काइंड ऑफ चलो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है। बट आपका जिन्होंने भी आंसर किया हुआ है डी, उनका आंसर हो सकता है सही, क्योंकि क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन। तो नॉट कंडीशन तो कहने मतलब तीनों के तीनों ही कंडीशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब देखो कैसे, क्योंकि जेड एल इक्वल जेड एल शुड बी जेड टी एच का कंजुगेट, थीटा एल शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा एच। ठीक है, वही बात, दोनों एक ही बात है, बी और सी, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया शायद। क्लियर हो गया सब? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ आर। तो सिंपल देखो, हमें पता है कि जब हमें आर निकालना होता है तो हम इस एक पॉइंट को यहां पे रख देते हैं, बी पॉइंट को यहां पे रख देते हैं। इस पॉइंट को ओपन करना होता है ना, जब भी आरटीएस निकालना होता है ओपन करना होता है। तो ए आपका कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है, और ए आपका कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से है, और ए आपका कुछ इस तरीके से है। अच्छा, अगर आपको पता है आरटीएस निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट? वोल्टेज सोर्स को निकालने वोल्टेज क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट चाहे यहां पे करो, चाहे यहां पे करो, चाहे यहां पे करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? बोलो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं ना। तो काइंड ऑफ दिस इज ए, दिस इज बी। हाँ जी, आप मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या होती है, आर एल शुड बी इक्वल टू आर टी एच ना। यस या नो? मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या होती है, आर एल शुड बी इक्वल टू आर टी एच। तो बस अगर पूछा कि मैक्सिमम पावर निकालना है तो ऑब्वियस बात आप आर टी एच ही निकालोगे ना। उसने बोला ना मैक्सिमम पावर, कब उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करो जिसके लिए मैक्सिमम पावर निकालना, जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ए वैल्यू कितनी है, 3, ए वैल्यू 6, ए वैल्यू 4 और ए वैल्यू 4। अब बताओ 3 और 6 किस में दिख रहे हैं, 3 और 6 किस में दिख रहे हैं, सीरीज में पैरेलल में? पैरेलल में, और पैरेलल में 3 और 6 की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 9, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और 4 एंड 4 पैरेलल में कितना हो जाएगा, अगेन 2, एंड आपके 2 एंड 2 किस में हो जाएंगे, सीरीज में, और आंसर क्या हो जाएगा 4। एज सिंपल एज दैट। 36 में डेल्टा से स्टार कन्वर्जन है। तो डेल्टा से स्टार क्या करते हैं, ट्रिक क्या बताया था आपको, सम ऊपर साइड है नीचे साइड, सम कहां पे हो जाएगा, नीचे, डिवाइड बाई, तो कितना हो जाएगा 30 20 50, तीनों का सम कर लेंगे कितना हो जाएगा 50, तो सम में आना है। अब अब दो दो को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 150, तो आंसर कितना आ गया 3। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 13 इंटू 50, 13 इंटू 15 डिवाइड बाई 50 कितना आ गया आपका 45/5 9। और इधर आ जाओ, 15 इंटू 5 75 डिवाइड बाई 50 कितना आ गया 1.5। विद इन सेकेंड आपका आंसर आपके सामने होगा, अगर आपको वो ट्रिक याद है तो। अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहोगे, क्या लगाओ ऊपर नीचे क्या लगाओ। अब VTH और RTH इसमें तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। RTH 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 दैट इज
2, 2 एंड 2 4, तो 4 ओम हो गया आरटीएच, देख के पता चल रहा है, और वीटीएच निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। अब इसके देखो, तुम समझो वीटीएच निकालते कैसे, जो वोल्टेज इसके क्रॉस निकालना है तुम्हें और वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, क्यों? क्योंकि देयर इज नो करंट इन 2 एम्पियर रेजिस्टेंस। तो देख लो ना, इसीलिए तो समझा रहा हूँ, समझो तो सही, प्रॉब्लम आती तो समझ लो। देखो, इस वीटीएच का मतलब क्या होता है, जो टर्मिनल है उसके क्रॉस वोल्टेज निकालना होता है। तो एक बात बताओ, क्या इसमें कोई करंट फ्लो होगा अगर ओपन किया हुआ है तो? नहीं ना। तो कहने मतलब जो भी करंट, जो भी वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज वीटीएच का होगा, यस या नो? जो वोल्टेज यहाँ का होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा। तो इसका वोल्टेज, अब इस सर्किट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्या आपको एक सर्किट दिया हुआ है तो आप वोल्टेज डिवीजन थ्योरम से यहाँ का वोल्टेज नहीं निकाल सकते आप? 6 × 6/9 हुआ या नहीं? तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 and 4, दैट विल बी बी। By voltage division theorem, we can calculate voltage across 6 volt and that will come 4 volt, and that is the answer of VTH. ठीक है, तो वैसे तो पेन उठाने की जरूरत नहीं थी जिस हिसाब से आपको बताया गया है, बट स्टिल क्लियर है सबको? तो इन केस अगर करंट सोर्स दे दिए होते, सपोज इन केस करंट सोर्स दिया था, सपोज यहाँ पे बोल देते कि यार एक काम करो, यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा दो, सारा सर्किट ऐसा ही 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा दो। एक बात बताओ, 5 एम्पियर, 6 ओम में से कितना करंट जा रहा होगा? 5 एम्पियर जा रहा होगा, यस या नो? 6 ओम में से कितना करंट जा रहा होगा? 5 एम्पियर। तो 6 × 5 कितना हो जाता? 30। तो आंसर इज 30, सिंपल। ठीक है, तो यार नेटवर्क तो बहुत आसान है। खैर आगे देखते हैं। आसान तो सारे सब्जेक्ट है, बस एक बार मन लगा के बेसिक से पढ़ लो बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। आयन 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 के लिए क्या करते हैं? सिंपली यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो? सिंपली करंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए आप चाहे तो इसका इक्विवेलेंट कर लो, चाहे तो आप इसका 4 × 2, अच्छा आर निकाला, ठीक है, वो भी सही है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिंपल आर निकाल लो, क्या पता आपकी किस्मत हो तो एक ही ऑप्शन में हो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 × 2, 8/6 +2, तो 12/8 20/6, या फिर 10/3, और है किस्मत आपकी ठीक, तो इसलिए आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बट अभी आप सीख रहे हो तो कोशिश करो कि आप करंट भी निकालो। खैर, तो यहाँ पे 38 का आपका ए, इसलिए बोलता हूँ प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि बार बार लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। 3 एम्पियर 10/3, ठीक है, ये हमारा आ गया। अच्छा चलो, सपोज अगर आपको नॉर्टन करंट निकालना है तो, सपोज नॉर्टन करंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ओके। अगर आप, अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आप करंट तभी निकाल पाओगे जब इस, आपको यहाँ की करंट पता होगी, यस या नो? आप करंट यहाँ पे निकाल तभी आपको जब करंट पता होगी। तो आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, देखो, या तो आप वोल्टेज निकाल लो, V/2 कर दो, आंसर आ जाएगा, या तो आप वोल्टेज निकालो V/2 कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? टोटल करंट निकाल लो, करंट डिवीजन थ्योरम लगा दो। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो अगर वोल्टेज डिवीजन नोडल लगाओगे तो क्या हो जाएगा? V-15 / 2 प्लस V/4 प्लस V/2। यहां से आपने V निकाला, ठीक है, यहां से आपने V निकाला, और V की वैल्यू जो भी आई डिवाइड बाई 2 कर दिया, V की वैल्यू जो भी आई डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो दैट इज द आईएन, दैट इज योर आईएन। ठीक है, अगर आईएन से निकाल लो तो पहले 4 और 2 को पैरेलल में ले लो, तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8/6 और +2, तो इससे क्या हो गया? टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 15 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा, सॉरी टोटल करंट,
और टोटल करंट निकालने के बाद आप यहाँ पे करंट डिवीजन थ्योरम लगा दो। आपकी मर्जी है, आप जिसके साथ कन्विंस है उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन स्टार कनेक्टेड सर्किट ZQR। सिंपल है, देखो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे ZQR मतलब यहाँ पे पूछ रहा है तुमसे, इस वाले ए वाली ब्रांच पूछ रही है। और स्टार से डेल्टा मतलब सम कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, याद है ना ट्रिक, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 10 मतलब दोनों को सम 10 प्लस 10J प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 10 इंटू 10J डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5। तो अब देखो आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका 220, तो 10 प्लस 30J, आंसर विल बी डी। कोई समस्या किसी को? पीएस स्पेशल में स्टार डेल्टा कन्वर्जन पे हर साल क्वेश्चन बनता है, याद रखना। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया आंसर, एनीवन? याद है ना यार, स्टार से डेल्टा सम ऊपर, तो बेसिकली क्या हो जाता था, जिसके जिसके क्रॉस निकालना है उसको दोनों का सम लेते थे, फिर प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय थर्ड पार्टी। हु इज द थर्ड पार्टी? 5 ओम इज द थर्ड पार्टी, सिंपल। तो छोटी छोटी बातें मैं तुम्हें बोलता भी था कि मतलब ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऑड लगता है, बट एक बार जब लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे ना, वो जो ट्रिक होती है बहुत फायदे करती है, ठीक है। खैर आगे देखते हैं। इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट करंट पीक एट अ फ्रीक्वेंसी, ये तो पता ही है तुम्हें, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसमें आपका मैक इम्पीडेंस क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम, इम्पीडेंस मिनिमम या मैक्सिमम, इम्पीडेंस मैक्सिमम। क्या यार अमित क्या कर रहे हो, इम्पीडेंस इज मिनिमम। व्हाट अबाउट करंट, व्हाट अबाउट करंट, current is maximum, okay. This is a series RLC called acceptor circuit or rejector circuit, series RLC called acceptor circuit or rejector circuit, acceptor circuit। इसमें मैग्निफिकेशन किसका होता है, सीरीज में मैग्निफिकेशन किसका होता है, करंट का होता है, वोल्टेज का होता है, मैग्निफिकेशन किसका होता है, करंट, किसका होता है भाई साहब, वोल्टेज का होता है, याद रखो, वोल्टेज का होता है मैग्निफिकेशन। V इक्वल टू, याद है तुम्हें, VL इक्वल टू क्या हुआ करता था, Q इंटू सप्लाई वोल्टेज, याद करो थोड़ा सा। VC इक्वल टू माइनस जे क्यू इंटू सप्लाई वोल्टेज, याद आया कि नहीं? नहीं याद आया तो नोट्स जाके देख लेना। वोल्टेज यार देखो, तुम्हारा देखा जाए तो जो इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं, आइडियली सप्लाई का कुछ भी वोल्टेज उनके पास नहीं जा रहा है, बट स्टिल उनकी वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उस जो जितनी ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होती है उतनी ज्यादा वोल्टेज होती है। ये आता कहां से, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी स्टोरिंग प्रॉपर्टी की वजह से। क्लियर है मेरी बात? तो उसमें वोल्टेज मैग्निफिकेशन, हाँ जी, हम मिक्स ही करना चाहते थे, इसलिए तो सारे एक साथ पूछ रहा था। ओके, आई होप अभी क्लियर हो गया होगा सबका, ठीक है। तो चीजों को ना आप एक खुद इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ सीरीज का क्या सीन था, पैरेलल का क्या सीन था, सीरीज की बैंडविड्थ क्या थी, पैरेलल की क्या थी, वो सारी चीजें एक मैंने, हालांकि मैंने यूट्यूब पे डाला भी हुआ है, पूरा एक कॉलम बना के पूरा कंपेयर भी किया हुआ है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, अगर आप ऑन द स्पॉट 10 मिनट के अंदर रिवीजन चाहते हो तो वो भी आप रेफर कर सकते हो वहां पे, ठीक है। खैर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। तो यहाँ पे दिस वन, आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस क्या होता है, आरएमएस क्या होता है, याद है ना? जैसे अगर ए नॉट प्लस
B1 साइन ओमेगा टी प्लस C2 कॉस ओमेगा टी। तो अगर आपसे बोला जाए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। बोला जाता है कि यही सप्लाई या यही करंट अगर डी पीएमएमसी डीसी पीएमएमसी से गुजारा जाए तो कितना करंट मेजर करेगा, तो दैट विल मेजर ओनली 3। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डीसी वैल्यू को मेजर करता है, एसी में के केस में उसका एवरेज वैल्यू 0 हो जाता है। बट अगर यही सिचुएशन या यही करंट मूविंग आयरन में से पास कराया जाए तो बेसिकली दैट मेजर आरएमएस वैल्यू, मतलब एसी और डीसी दोनों को, फिर उसका आरएमएस वैल्यू लेते हैं। एंड व्हाट इज द इफेक्टिव आरएमएस? दैट इज द ए नॉट स्क्वायर प्लस B1 बाई √2 का स्क्वायर प्लस C2 बाई √2 का स्क्वायर। कोई बोला सर ये ए नॉट के नीचे √2 क्यों नहीं लिया? तो भाई साहब वो जो डीसी वैल्यू होती है वो खुद में ही आरएमएस वैल्यू होती है, बट जो B1 साइन ओमेगा टी होता है, B1 इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो आरएमएस क्या होता है? B1 बाई √2 होता है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, सारी चीजें हमने प्रॉपर डिस्कस करी हुई है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस 4 बाई √2 का होल स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा? 16/2, 16/2, 8 8 एंड 16 9 25, 5 ही तो आएगा यार, क्या कर रहे हो? किसने बोला भी? तो कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। यस है नो? और पावर कितना हो जाएगा? I²R। तो आई की वैल्यू कितनी है? 25, सॉरी, आई की वैल्यू कितनी है? 5। आई की वैल्यू कितनी है? 5। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 10। आंसर इज 250। सो आंसर विल बी सी। सो आंसर विल बी सी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये सारी चीजें हमने प्रॉपर पढ़ी हुई है क्लास में, ठीक है। अच्छा, कोई बोले सर पावर में कैसे पता चला कि आप पावर में यही जो करंट आंसर में आया क्यों लगा दिया? तो आपको ये भी तो बताया गया है, प्रूव कराया गया है ना कि पावर हमेशा कौन सा करंट होता है? आरएमएस है मैक्सिमम। पावर हमेशा कौन सा करंट होता है? पावर के लिए कौन सा करंट हमेशा होता है? आरएमएस, याद रखना, ठीक है। पावर इज करस्पॉन्डिंग टू आरएमएस। तो आरएमएस की वैल्यू हमने निकाली, वो आ गई हमारी 5, एंड 5 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 10, और हो गया हमारा 250। क्लियर? Question number 42. A DC voltage source is connected across series RLC circuit under steady state condition. The applied DC voltage drop. तो DC है, RLC है, स्टेडी है, क्या बोल रहे हो? आंसर बताओ जरा इसका आंसर। तो क्वेश्चन ये है कि एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, ठीक है, सीरीज आरएलसी सर्किट है। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लो कि ए है आर और ए है एल और ये सी, ठीक है, ये आरएलसी है। अब क्वेश्चन में पूछा कि स्टेडी स्टेट पे ये आपका सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप कहां पे जाएगा? एक बात बताओ, इंडक्टर कैसा बिहेव करता है? इंडक्टर कैसा बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट। इन द स्टेडी स्टेट कैसा बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट। और कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट। कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है? तो ओपन सर्किट, ठीक है। चलो, इतनी सबको बात क्लियर है, इतनी सबको बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, अगर ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो कहने का मतलब, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि यहां से कैपेसिटर हट गया। बोलो, कैपेसिटर तो एग्जिस्ट कर रहा है ना वहां पे, यस या नो? वो बात अलग है कि करंट नहीं पास हो रहा है, मतलब उस, क्या इस सर्किट में करंट जा रहा है? मुझे बता दो, क्या इस सर्किट में करंट जा रहा है? आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्यों 0? क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट है। तो अगर 0 है तो क्या यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है? क्या रजिस्टर के क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा? क्योंकि V = IR होता है।
तो जब करंट नहीं तो ड्रॉप नहीं, यस या नो। तो ये सारा का सारा वोल्टेज कहां पे चला जाएगा, अक्रॉस द कैपेसिटर। तो सारा का सारा डीसी वोल्टेज कहां पे चला जाएगा, सी ओनली। यार जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा तो रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप कैसे हो सकता है भाई साहब, मुझे ये बता दो बस। जब तुम्हें पता है सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो आप ड्रॉप रेजिस्टेंस के क्रॉस कैसे करा सकते हो। क्लियर है। जो आर बोल रहे थे, जो यल बोल रहे थे, जब वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है तो ऑब्वियस बात है उसके क्रॉस तो वोल्टेज ड्रॉप है ही नहीं, काइंड ऑफ उसके क्रॉस तो वैसे भी करंट नहीं फ्लो हो रहा। समझ रहे हो, स्टेडी स्टेट में बातें हो रही हैं, तो वोल्टेज तो जीरो है। तो ऑब्वियस बात है बचा ऑप्शन सी। और कोई महानुभाव आर और एल भी बोल रहे थे शायद, मतलब डी भी बोल रहे थे। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। तो सारा का सारा वोल्टेज कहां पे जाएगा, कैपेसिटर के क्रॉस। ठीक, किसी को कोई दिक्कत है समझने में, बता देना यार। चलो बढ़िया, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हुई है। तो काइंड ऑफ दिस इज, बस एक रिवीजन ले लेना अपने नोट्स की, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, आगे बढ़े। इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता क्या है, वो तो सिंपल है, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट एल इंटू सी। बट अगर एफ में पूछा तो 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर किया था ना सब लोगों ने, 43। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, ओके। 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, और एल और सी की वैल्यू दे रखी है, सिंपल। यूनिट का ध्यान रखना, किलो मतलब कौन हेनरी में कौन माइक्रोफैरड में। सर्किट विथ रेजोनेंस 1 मेगाहर्ट्ज एंड क्यू इज दिस वन। तो बैंडविथ होता क्या है, क्वालिटी फैक्टर और बैंडविथ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या था, याद करो। तो क्वालिटी फैक्टर क्या था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई क्या था, बैंडविथ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड क्यू इज इक्वल टू, तो सिंपली बैंडविथ क्या हो जाएगा, 100/1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी सॉरी एक मिनट, बैंडविथ क्या हो जाएगा, अच्छा एक बात समझो कि कोई लोग को लोग लग रहा होगा कि सर ये ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकेंड में है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया है, तो याद रखना Q इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई बैंडविथ इज व्हाट, ओमेगा 2 - ओमेगा 1। और अगर आप फ्रीक्वेंसी में लिखना तो एफ नॉट डिवाइड बाई F2 - F1। क्यों, क्योंकि 2 पाई ऊपर नीचे कैंसिल हो चुका है, तो इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूज ना होना। अगर कंफ्यूजन मन में आ रही है तो ये समाधान है, अगर नहीं आ रही है तो आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहां पे Q इज इक्वल टू ओमेगा, तो यहाँ पे क्या है, बैंडविथ क्या हो जाएगा, बैंडविथ क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट डिवाइड बाई क्यू। या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, F2 - F1 बाई, सॉरी एफ नॉट बाई क्यू। ठीक है, तो एफ नॉट कितना है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1 मेगाहर्ट्ज, 1 × 10⁶ डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁴। 10⁴ कैन बी रिटन एज 10 किलो हर्ट्ज। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट VC VL और VR इतना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज। अब रेजोनेंस है तो ऑब्वियस सी बात है सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप क्या हो किस सोर्स वोल्टेज किसके क्रॉस जा रहा होगा, रजिस्टर के क्रॉस, तभी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना है, 50 है। ठीक है, इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल ए बी शोन इन फिगर, वेयर इज द फिगर। ओके, ग्रेस मार्क ले लेना यार इसको। ठीक है,
ओके, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47। 47 क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या पूछा है, डिफरेंशियल कनेक्शन पूछा है। तो याद रखना एल इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, L1 प्लस L2 प्लस 2m फॉर डिफरेंस, क्या कुमुलेटिव, और डिफरेंशियल के लिए क्या हो जाता है L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो फॉर्मूला रखना आराम से, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर विल बी ए। डिफरेंशियल है तो ए वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है, कोशिश करो यार, ऐसे सिर्फ सॉल्यूशन। आगे देखते हैं, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है साइनोसॉइडल का, फ्रीक्वेंसी का, रेजोनेंस का। खैर देखो यहाँ पे, तो इसमें क्या बोला गया है कि गिवन दैट टू इंडक्टर्स L1 L2 दे आर म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद रखना म्यूचुअल इंडक्टेंस और उसमें फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 इंटू L2, ये याद है सबको फॉर्मूला ना। और एक बात बताओ, के द वैल्यू ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, मतलब ग्रेटर देन वन और लेस देन वन, या फिर के की वैल्यू कहां से कहां लाई करनी चाहिए, जीरो से लेके वन तक। व्हाट इज के इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, सो के शुड बी लेस देन वन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, एम इज इक्वल टू अंडर रूट L1 इंटू L2, दैट इज इक्वल टू के, एंड के शुड बी लेस देन वन, या फिर अपन ये बोल सकते हैं मतलब लेस देन और इक्वल टू वन, या फिर अपन ये बोल सकते हैं एम, अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करो, एम शुड बी लेस देन L1 एंड L2, सो आंसर विल बी डी, ठीक है। अच्छा, मोबाइल की स्क्रीन में ये जो आपको फॉन्ट है दिख रहे हैं प्रॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? मतलब आपने पढ़ा हुआ है बेसिकली, एक बार तो पेपर दिया हुआ है, पढ़ा हुआ है, ठीक है, बस आइडिया ही तो लेना है। ओके, 49, if a sinusoidal voltage source is connected to a power transfer, its no load current would be, ठीक है, its no load current would be। अब यहां पे देखो, डी रिच इन थर्ड हार्मोनिक्स एंड, देखो आपका जो वोल्टेज है नो लोड करंट, तो करंट नो लोड करंट तो आपका मैग्नेटाइजिंग इन नेचर होता है लगभग, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग इन नेचर होता है, बट प्योर ऑब्वियस सी बात है लैग करेगा, क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक है, ठीक है। अब 90 से लैग करेगा ये भी कंफर्म है, 90 से, क्यों, क्योंकि प्योर इंडक्टिव नहीं होता, प्योर इंडक्टिव होता तो आंसर क्या होता, इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि नो लोड पे, तो नो लोड पे आपका जो वेवफॉर्म आएगा नो लोड पे, तो देखो सैचुरेशन तो अंदर हो ही रहा है, यस या नो, पावर ट्रांसफार्मर है तो काइंड ऑफ सैचुरेशन वाली प्रॉब्लम तो होएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से हार्मोनिक्स तो आएगा, ठीक है, हार्मोनिक्स तो आ रहा होगा। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि रीच इन थर्ड हार्मोनिक्स एंड इट्स फंडामेंटल वुड बी लैग द वोल्टेज बाई 90 डिग्री, सो आंसर वुड बी, शुड बी डी। लैगिंग क्यों, आप एक बात बताओ, जो हमने पढ़ा था नो लोड करंट, नो लोड करंट का नेचर कैसा था, आई नॉट इज व्हाट, आई डब्ल्यू प्लस आई म्यू, यस यस या नो, आई डब्ल्यू प्लस आई म्यू, एंड व्हाट इज आई म्यू, आई म्यू इज द मैग्नेटाइजिंग करंट, एंड मैग्नेटाइजिंग करंट कहां पे होता है, इंडक्टर में, और इंडक्टर में करंट क्या कर रहा होता है, लैग कर रहा होता है। आगे बात समझ में सुखजिंदर, लेस देन 90 क्यों, लेस देन 90 इसलिए क्योंकि, क्योंकि अगर वो प्योर इंडक्टर होता तो आंसर 90 होता, ठीक है, अगर, बट हमें पता है कि प्रैक्टिकली प्योर इंडक्टर पॉसिबल नहीं है, तो कहने मतलब कुछ ना कुछ रजिस्टर होता है, तो बेस बात है लेस देन 90। सुखजिंदर क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन का आंसर? थर्ड ही क्यों, वो यार वो तो पहले ही हमने बात कर दी कि ट्रांसफार्मर में थर्ड हार्मोनिक्स डोमिनेंट होता है, रिच बोला है उसने, थर्ड ही थोड़ी बोला है, रिच बोला है।
ठीक है, और किसी को कोई समस्या इस क्वेश्चन में? 5 एंड 7 आर स्पेस हार्मोनिक्स, और ये जो बेसिकली होता है, जो आपका थर्ड होता है काइंड ऑफ ये, जब आप मतलब रोटेटिंग में आप बोल सकते हो स्पेस हार्मोनिक्स होता है, जो स्टेशनरी होता है जिसमें वेरिएबल फ्लक्स होता है एसी करंट की वजह से, वहां पे आप बोल सकते हो आपका टाइम हार्मोनिक्स होता है। ठीक है, खैर आगे देखते हैं। इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द मैग्नीट्यूड ऑफ लीकेज रिएक्टेंस इज द ट्वाइस ऑफ द रेजिस्टेंस बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या बोला गया। अच्छा, पावर फैक्टर की बात, पावर फैक्टर तो तुम्हें पता है ना, व्हाट इज पावर फैक्टर? आर बाई जेड, आर बाई जेड। एंड व्हाट इज जेड? जेड इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ये दिया हुआ है एक्स इज ट्वाइस दैट ऑफ रेजिस्टेंस, एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? 2r के बराबर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 2r कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर। ये कितना हो गया? अंडर रूट 5r स्क्वायर। या फिर तो यहाँ पे देखो आर डिवाइड बाई जेड की वैल्यू अंडर रूट 5r स्क्वायर, अंडर रूट के बाहर आर आएगा तो आर हो जाएगा, तो बेसिकली आर रूट 5, आर आर कैंसिल, आंसर वुड बी बी। क्लियर है? किसी को दिक्कत? आर बाई जेड, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 2r, तो ऑब्वियस सी बात है 2r का होल स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर, एंड 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज 5r स्क्वायर। ये सारी बातें अंडर रूट में हो रही हैं, तो अंडर रूट के बाहर जब आर स्क्वायर को निकालेंगे तो आर हो जाएगा, तो आर अंडर रूट 5 हो जाएगा, एंड जेड की वैल्यू जब आर अंडर रूट 5 रखेंगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, पावर फैक्टर विल बी 1 बाई रूट 5। दैट्स इट। आगे बढ़े। द लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन, सिंपल सी बात है यार, आपका कहाँ पे बढ़ेगा? सी पे। ठीक है, लोड करंट, जितना ज्यादा लोड करंट उतना, जितना मतलब फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो ऑब्वियस सी बात है यार। ठीक है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा लीकेज। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ लार्जर ट्रांसफार्मर इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, अब अगर तुम्हें याद हो तो यही एक वजह थी कि जो तुम लो वोल्टेज वाइंडिंग को बाहर अंदर सॉरी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को अंदर रख, चलो खैर वो तो इंसुलेशन था, सॉरी लो वोल्टेज वाइंडिंग को क्या करते थे? अंदर रखते थे। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को अंदर रखने की एक वजह ये भी थी ना, क्योंकि लो वोल्टेज वाइंडिंग में करंट क्या होता है? ज्यादा होता है, और करंट अगर ज्यादा, करंट अगर बाहर रखा जाएगा तो लीकेज होगा, यस या नो? ठीक है, तो वो चीजें, ये भी एक वजह थी बेसिकली वहां पे भी। ठीक, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ लार्जर ट्रांसफार्मर, जसमीत और सुखजिंदर सुशांत, आप लोग को ये ट्रांसफार्मर वाला कॉन्सेप्ट तो सारा रिलेट कर पा रहे हो ना? ठीक है ना? ओके, क्योंकि वो आपने पढ़ा हुआ है। तो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ लार्जर ट्रांसफार्मर इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ लार्ज ट्रांसफार्मर इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो आप तो एक तो काम पहले कर लो, आ, क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लिख लो। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज आर कॉस फाइव प्लस माइनस परसेंटेज एक्स साइन फाइव, जो आपको बताया गया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? तो एक चीज देखो कि पावर फैक्टर पर तो डिपेंड करता ही करता है, यस है नो?
पावर फैक्टर पे तो डिपेंड करता है विदाउट एनी डाउट। किसी को है डाउट? यार सिंपल सा है, रेगुलेशन है, तो ऐसा ही तो होता, ऐसा ही तो आता है ग्राफ। ठीक है, ठीक है। तो एक तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लोड पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर, चलो डी तो नहीं हो सकता बेसिकली, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नो लोड करंट, नहीं नो लोड करंट पे तो डिपेंड नहीं करता। वाइंडिंग रेजिस्टेंस, तो एक बात बताओ, वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज फ्लक्स, इन दोनों में से आप वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लोड पावर फैक्टर, तो यार एक बात बताओ, देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है लार्ज ट्रांसफार्मर। अब आप मुझे बताना लार्ज ट्रांसफार्मर में कौन देखो, वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज करस्पॉन्डिंग टू आर, लीकेज फ्लक्स इज करस्पॉन्डिंग टू एक्स। तो मैंने बताया ना कि लीकेज फ्लक्स को दिखाते हैं, किसी के मत्थे चढ़ाते हैं, तो किसके मत्थे चढ़ाते हैं? एक्स के मत्थे, मतलब एक्स के फॉर्म में दिखाया जाता है कि ड्रॉप हुआ है तुम्हारा फ्लक्स में या लीकेज के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर? तो कहने का मतलब एक बात, मुझे ये बात बताओ, लार्ज ट्रांसफार्मर में कौन डोमिनेट करेगा, आर या एक्स? आर या एक्स? एक्स। तो अब बताओ तुम ऑप्शन बी के साथ जाना चाहोगे या ऑप्शन सी के साथ? ऑप्शन सी, अमित क्लियर है? ठीक है, तो कहने का मतलब ये सारी बातों को आप दिमाग में रखोगे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मतलब सही बात है कि अब आप अगर फॉर्मूला देखोगे तो आर भी है, एक्स भी है, लेकिन अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि यार पावर ट्रांसफार्मर की बातें कर रहा, तो उसमें वैसे भी एक्स की वैल्यू डोमिनेट करती है, तो उस रेफरेंस में आपको सोचना पड़े। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इन अ ट्रांसफार्मर इफ द आयरन एंड कॉपर लॉस और दिस वन एट व्हाट फ्रैक्शन है, तो सिंपल सा आपको बताया गया है कि आयरन लॉस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड, कॉपर लॉस एक्स इक्वल टू अंडर रूट आयरन अपॉन कॉपर। ठीक है, तो ये आप यहां से निकाल लेना और आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना, याद रखना, टीचर सिंपली गाइड कर सकता है। अब आप कोई दिक्कत हो तो बता दें। 54, बट स्टिल मैक्सिमम कर रहा हूँ, मैंने रूट नहीं लिया। ओके, तब गलती हो। ओके, तो नहीं यार, इस छोटी छोटी बातों का याद रखना, ध्यान रखना। ठीक है, एटलीस्ट जितना आपने पढ़ा हुआ है उसमें तो आप गलती ना करो। ठीक है, अब जो नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए तो अपन क्या क्या ही कर सकते हैं, बट एटलीस्ट जितना पढ़ा हुआ है उसमें आप लोग गलती ना करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड, ये तो आपको सिंपल सा पता ही है क्या होता है। क्या बोल रहा है, इम्प्रेस्ड वोल्टेज एट रेटेड फ्रीक्वेंसी, ये तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज नाउ। देखो सिंपल सा आप एक समझो, फाइव इक्वल टू क्या होता है, वी बाई एफ। ठीक है, इसने बोला है कि वोल्टेज तो चलो जो है सो है, आप फ्रीक्वेंसी को क्या कर लो, हाइयर कर दो। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सएल क्या होगा, ओमेगा इंटू एल क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सएल बढ़ेगा तो इम्पीडेंस बढ़ेगा, इम्पीडेंस बढ़ेगा तो करंट इंक्रीज होगा। और पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाई जेड। अगर इम्पीडेंस बढ़ रहा है तो पावर फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो दोनों के दोनों डिक्रीज करेंगे, आंसर विल बी डी। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया, फिर से समझ लो, देखो ध्यान से समझो। फाइव इक्वल टू क्या होता है, वी बाई एफ। कहने का मतलब इन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी अपन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो इम्पीडेंस बढ़ेगा, इम्पीडेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। और पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाई जेड। अगर इम्पीडेंस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पावर फैक्टर घट रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एफ ज्यादा तो फ्लक्स कम, फ्लक्स कम तो क्या बोल रहे हो,
एफ ज्यादा तो फ्लक्स कम, ठीक है, फ्लक्स कम तो करंट कम। अभी आप लोग को करेक्ट करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो जो भी कॉन्सेप्ट आपने बिल्डअप किया है ठीक है, क्योंकि आंसर तो वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 55, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ऑब्वियस बात है 55 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि ए, ठीक है। द वोल्ट एम्पियर, देखो हमेशा याद रखो, जब भी ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाओगे, जब भी ऑटो ट्रांसफार्मर बनाओगे, जो उसकी ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होगी, जरा मुझे फार्मूला बताना, याद करना, हालांकि यहाँ नहीं पूछा, मुझे फार्मूला बता दो, मैक्सिमम केवीए रेटिंग का फार्मूला बोलो। क्या था? ए ऑटो डिवाइड बाई ए ऑटो माइनस वन इंटू टू वाइंडिंग की केवीए रेटिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक। उल्टी गंगा में बहने वाले लोग, तो यहाँ पे द वोल्ट एम्पियर ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज ग्रेटर देन वोल्ट एम्पियर ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली, नहीं वो भी सही है, दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आंसर 55 का ए। 56, एज द लोड ऑन ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज द कोर लॉस तो रिमेन कांस्टेंट ही रहेगा, कोर लॉस तो क्या होता है, डिपेंड ही नहीं करता लोड पे, ठीक है, क्योंकि कोर लॉस इज अ कांस्टेंट लॉस, दैट इज नॉट द वेरिएबल, ठीक। तो 56 का सी। आगे देखते हैं 57। 57, अब देखो अगेन वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, रिकनेक्टेड। अच्छा यहाँ पे जल्दी से बताओ ए ऑटो की वैल्यू कितनी निकाली तुमने, इस क्वेश्चन के लिए ए ऑटो की वैल्यू कितनी निकाली आप लोगों ने, ए ऑटो की वैल्यू कितनी निकाली, 500 बटे 400, वेरी गुड, ठीक है, 5/4। तो अभी आंसर कितना आ जाएगा, हमने क्या पढ़ा था, ए ऑटो अपॉन ए ऑटो माइनस वन, क्या हो जाएगा, 5/4 डिवाइड बाई 5/4 माइनस वन इंटू ओल्ड सप्लाई, व्हाट इज ओल्ड सप्लाई, मतलब ओल्ड पावर, दैट इज 10। यहाँ पे बेसिकली आंसर कितना आ जाएगा, 5/4, 5/4, 5 × 10 दैट इज 50 kVA, ठीक है। देखो विद इन सेकेंड आपका आंसर आ गया, ठीक है। बस इस बात का याद रखना कि ए ऑटो का वैल्यू 5/4 आता कैसे था, इसके बारे में हमने 2 घंटे की प्रॉपर क्लासेस लगाई थी, अगर याद हो तो, ठीक है। और यही क्यों लेते हैं और क्यों नहीं लेते, वो सारी बातें हमने समझ ली थी, ठीक है। खैर आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या है इस, इसमें इसका आंसर एक्चुअली आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, हाँ जी ए ही होगा। ए 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट एसी सप्लाई। तो बताओ डीसी को एसी से चलाएंगे तो चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, ऑब्वियस बात है यार, चलेगा, क्यों चलेगा, अगर नहीं चल नहीं अगर आपके दिमाग में आ रहा है नहीं चल रहा है, तो यूनिवर्सल मोटर का कॉन्सेप्ट याद कर लो, यूनिवर्सल मोटर था, याद है ना, वो किस पे चलता था, एसी और डीसी दोनों पे। बट ये है कि इफिशियंसी उसकी कम हो जाती है, इफिशियंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना। तो आंसर वुड बी बी। If the speed of DC motor increases with the load torque, then it is a, तो
यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, क्या बोला गया है कि द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर इंक्रीजेज, तो याद रखना विथ लोड टॉर्क। देखो लोड टॉर्क का मतलब क्या है, बेसिकली लोड टॉर्क का मतलब सिंपली आप जैसे आई ए की वैल्यू बढ़ रही है तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव इंटू आई ए, ठीक है। तो आई ए की वैल्यू बढ़ने के साथ, आई ए वैल्यू बढ़ने के साथ क्या बोला जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए और एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइव। आपको से क्या बोला जा रहा है कि स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर, तो अगर लोड बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स अगर बढ़ रहा है, फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो स्पीड हमेशा क्या होता है, नॉर्मली घट रहा होता है। बट यहाँ पे क्या पूछा है कि स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर इंक्रीज, तो ऐसा किस केस में होगा, तो हमें एक ऐसा मशीन ढूंढना पड़ेगा जिसमें जिसमें करंट बढ़ाने पे फ्लक्स घटता है, जिसमें करंट बढ़ाने पे फ्लक्स घटता है, और ऐसा एक ही मशीन है जिसका नाम है डिफरेंशियल, क्योंकि फाइव रिजल्टेंट इक्वल टू होता है फाइव शंट माइनस फाइव सीरीज, तो फ्लक्स लोड करंट बढ़ाओगे तो फाइव सीरीज बढ़ेगा, ठीक है, फाइव सीरीज बढ़ेगा, और फाइव सीरीज बढ़ेगा तो फाइव रिजल्टेंट घटेगा, और फाइव रिजल्टेंट घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा। सो आंसर विल बी सी। क्लियर है, मेरी बात फिर से समझ लो एक बार, मैं क्या बोल, सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ कि इसने बोला कि ऐसा कौन सा मोटर है जिसमें टॉर्क बढ़ाने से, मतलब लोड बढ़ाने से आपका स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, और मुझे ये पता है कि स्पीड और फ्लक्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, मतलब एक ऐसी मशीन लेनी पड़ेगी स्पीड बढ़ाने के लिए जिसमें लोड बढ़ाने के साथ फ्लक्स घटता है, और ऐसी एक ही मशीन है दैट इज डिफरेंशियल, क्योंकि फाइव शंट माइनस फाइव सीरीज, अगर आप लोड बढ़ाओगे तो फाइव सीरीज बढ़ेगा, और फाइव सीरीज बढ़ेगा बट आपका फाइव शंट या फाइव रिजल्टेंट घटेगा, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ रही है क्यों, क्योंकि ये सारी सिचुएशन कब की बात हो रही है, फाइव सीरीज को मैं क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने क्या कंसिडर किया है, आई ए इंक्रीज करना, तो आई ए इंक्रीज किया तो फाइव एस सी इंक्रीज हुआ, फाइव एस सी इंक्रीज हुआ तो फाइव रिजल्टेंट घटा, फाइव रिजल्टेंट घटा तो एन बढ़ा, और हम वापस यहाँ पे अपने मुद्दे पे आ गए। सो आंसर विल बी सी। किसी को कोई कष्ट